If you are going to give prelims 2026, then watch this video till the end. तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक से। सबसे पहले कि जब भी किसी कंट्री में या इकोनॉमी में कभी भी लिक्विडिटी ज्यादा रहती है ना, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है। लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है। बैंक्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार देते हैं। पैसा ज्यादा आते हैं, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। इसका अपोजिट सिनेरियो, जब लिक्विडिटी कम रहती है तो बैंक्स क्या करेंगे, लोन्स वगैरह हायर इंटरेस्ट रेट पे पे करेंगे। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल पे आ जाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, बट उससे ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ती है। एक चीज ध्यान रखना कि इन्फ्लेशन रहता तो है, बट इट इज ऑल्सो लिंक्ड विथ डिमांड। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो दे विल बाय गुड्स तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज की भी सप्लाई बढ़ेगी ना। आरबीआई का एक काम क्या रहता है कि आरबीआई हैज टू टारगेट इन्फ्लेशन, बट एट द सेम टाइम बीइंग सेंट्रल बैंक इट आल्सो हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज ग्रोथ फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इस इन्फ्लेशन टारगेट और ग्रोथ के बीच के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं। उन टूल्स को क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिससे वो मार्केट की करंट सिचुएशन की लिक्विडिटी को मैनेज करता है, या तो बढ़ाता है या घटाता है। अब एलएएफ के टूल्स क्या क्या रहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि आज अपन अपने वीडियो में मेनली कवर करने वाले हैं ना। रेपो रेट एंड जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रहती है, ये मेनली क्या करते हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि मार्केट में पैसा डालते हैं। और जो रिवर्स रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रहती है, व्हाट दे डू, दे ऑब्जर्व मनी फ्रॉम द मार्केट। वो पैसा मार्केट से सक आउट करते हैं, लिक्विडिटी को कम करते हैं। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ाना रहता है, दैट मीन्स डिमांड बढ़ानी रहती है, व्हाट वी डू, आरबीआई इंजेक्ट्स लिक्विडिटी कोविड के टाइम पे। बट जब मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करना रहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना रहता है, तब आरबीआई क्या करता है, पैसे को एब्जॉर्ब करता है। पोस्ट कोविड सिनेरियो को इमेजिन करो। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा बेसिक में देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई पैसा बैंक्स को उधार देता है। उधार कैसे देता है भाई, कोलेटरल में वो क्या मांगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। साथ ही रिवर्स रेपो रेट में क्या करते हैं, इसका अपोजिट होता है। बैंक्स आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं। जीसेक्स क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को देता है, उसके अगेंस्ट में उनसे पैसा जमा करवाता है। एंड ये कितने टेन्योर के लिए रहते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट यूजली 28 डेज, एक डे से 1 डे से 28 डे तक की टेन्योर के बीच में रेंज करते हैं ना। ये दोनों टूल्स ऑलरेडी हमारे पास है, बट इसके बीच में क्या आ जाता है, एक एमएसएफ। भाई जब ये दोनों टूल्स ऑलरेडी हैं, तो एमएसएफ की जरूरत क्या पड़ी। क्या होता है कि जब रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, दीज आर फॉर 1 to 28 डेज, 14 दिन के लिए भी होते हैं, 28 दिन के लिए भी होते हैं। बट कभी कभी क्या रहता है कि इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है बैंक्स को, या फिर इमीडिएट पैसा जमा करना रहता है। हमारे पास बैंक के पास एक दिन के लिए पैसा खाली पड़ा है, हमें परसों किसी को उधार देना है, तो वो क्या करते हैं कि एक दिन के लिए पैसा जमा कर देते हैं आरबीआई के पास, या एक दिन के लिए पैसा उधार दे देते हैं। तो इस टाइप की फैसिलिटीज को बोलते हैं एमएसएफ एंड एसटीएफ। एमएसएफ में क्या होता है, बैंक्स डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, इसके लिए भी कोलेट्रल नीडेड रहता है, बट दिस इज ओवरनाइट। जैसे रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में 28 दिन के लिए रहता है, दिस इज फॉर ओवरनाइट, एक नाइट के लिए अपन करते हैं। एंड जो इसका इंटरेस्ट रेट रहता है यूजली रेपो रेट से हायर रहता है। वो जो आरबीआई के सर्किट्स चलते हैं उसके अपर बाउंड पे रहता है ना। अब अगर ये चीजें क्लियर होगी, देन अपन आते हैं एसटीएफ पे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे। एसटीएफ क्या रहता है, कभी कभी देखो सिचुएशन क्या होती है कि मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की शॉर्टेज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है कि भाई बैंक क्या रहता है, आरबीआई पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है आरबीआई को। अब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी तभी वो सिक्योरिटी इशू करेगी, जब जरूरत नहीं है तो सिक्योरिटी इशू नहीं करेगी। तो जो जीसेक की क्वांटिटी है इकोनॉमी में, वो लिंक्ड है गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट से, तो वो एक लिमिटेड है। जरूरी नहीं है कि सारे बैंक्स के पास हो, बट एट द सेम टाइम बैंक्स के पास उसके अलावा पैसा रह सकता है जो उनको डिपॉजिट करना हो बैंक के, आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस चीज को मैच करने के लिए आरबीआई ने 2022 में लॉन्च किया था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सिचुएशन इकोनॉमी में कब आई थी, कोविड के बाद। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड थी, बट बैंक्स के पास पैसा था। उधार देने के लिए मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी लोन की, भाई किसी को उधार नहीं दे सकते थे। तो आरबीआई ने एसडीएफ की फैसिलिटी लॉन्च की कि बोला बैंक्स को, बैंक्स आप आ जाओ, हमें पैसा दे दो, हमारे पास रख लो कुछ दिन के लिए। तो
ये क्या रहता है, कोलेट्रल फ्री। जैसे अपन ने देखा भाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड इवन एमएसएफ क्या रहते हैं, कोलेट्रल से लिंक्ड रहते हैं, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए रहती है। बट फॉर एसटीएफ हमें कोलेट्रल नहीं चाहिए रहता है। साथ ही साथ अब ये कोलेट्रल फ्री तो है, बट इसके साथ क्या बोलते हैं, यार भी ठीक है हमने कोलेट्रल फ्री दे दिया, बट इस पे अपन इंटरेस्ट रेट आपको लोअर बैंड पे देंगे। आरबीआई का जो सर्किट है उससे सबसे लोवेस्ट रेट जो फ्लोर रेट रहेगा उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसलिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रेपो रेट से कम रहता है ना। एमएसएफ एंड एसडीएफ के थ्रू क्या करते हैं, आरबीआई शॉर्ट टर्म क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अपन ने देखा दोनों आर फॉर ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस। इवन एमएसएफ के थ्रू पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, एसडीएफ के थ्रू एब्सॉर्ब किया जा रहा है, बट बोथ आर बीइंग डन फॉर ओवरनाइट। तो क्या करते हैं आरबीआई, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इफेक्टिवली मार्केट में कंट्रोल करता है। जब इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है तो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अच्छे से करता है, और साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन भी थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है, और जो फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं उससे इकोनॉमी को थोड़ा सा रिलेटिवली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करके उसको कंट्रोल करता है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो तो अपन एक कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार पॉज कर लो, क्वेश्चंस को पढ़ो, अटेम्प्ट करो। So the first question is, with reference to STF, consider the following statements. First, it was operationalized by an amendment to RBI Act 1934. Second, it requires central bank to provide government securities as collateral to absorb liquidity. I think ये statement अपन ने just अभी पढ़ा था. It is incorrect. Third, it forms the lower bound of circuit in the LF corridor. Just अभी अपन ने रिवाइज किया, इस पे क्या करता है, आरबीआई कोलेटरल तो नहीं लेता बट उस पे इंटरेस्ट रेट लोअर रहता है। इट इज अवेलेबल टू बोथ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। नाउ दिस इज द थिंग कि जितने भी ये टूल्स रहते हैं ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाले, दीज आर अवेलेबल ओनली फॉर द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स के लिए एनबीएफसीज क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी लाइन ऑफ क्रेडिट पे आ जाते हैं, दे आर नॉट प्राइमरी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, सो दीज आर अवेलेबल ओनली फॉर बैंक्स। चेक आउट द करेक्ट आंसर एंड कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि करेक्ट आंसर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, with reference to liquidity management of Reserve Bank India, consider the following statements. First, both SDF and MSF are collateral free windows. है क्या, आप बताओ। Second, under LAF, MSF rate is higher than the repo rate. है क्या, अपन ने अभी पढ़ा था, it's under upper circuit. Repo rate operations require RBI to provide government securities as collateral. Just अभी पता है, सोच के correct answer identify करो। SDF can be used to inject liquidity in the banking system during deficit conditions. SDF liquidity inject करने के लिए किया जाता है या opposite? बताओ करेक्ट आंसर क्या है एंड जस्ट कमेंट ऑन बिलो। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो जस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर इसी टाइप के कुछ और भी टॉपिक्स आपके माइंड में है, इफ यू वांट अस टू प्रिपेयर फॉर यू, देन जस्ट कमेंट इट करो। बाय बाय।